एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, वहां हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात की थी। और यहाँ हमने दो तरह की मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, और एक था स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा था मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस। तो ये हमने टॉपिक जो है वो पिछली बार डिस्कस किया था, और इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर सीरीज। तो मल्टीप्लिकेशन बिटवीन मैट्रिसेस, आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल लिया था जहां फैक्ट्री ए में कुछ शूज का प्रोडक्शन होता है, और ये कैटेगरी 1 टाइप के शूज हैं, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 टाइप्स के शूज का प्रोडक्शन था। सो मान लेते हैं कि उसके बाद प्रोडक्शन के बाद इनको मार्केट में सेल किया जाता है, और हमने मान लिया कि बॉयज के शूज को 100 रुपीज पर पेयर सेल किया जाता है, और गर्ल्स के शूज को 120 रुपीज पर पेयर सेल किया जाता है। तो आइए कि टोटल कितना यहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा कि बॉयज के जो शूज हैं 80 जो हम कह रहे हैं, तो 80 पेयर्स बनते हैं और उनको रेट मिलता है 100 रुपीज का। तो आपको पता ही है कि हम टोटल रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 80 इंटू 100। फिर गर्ल्स का जो शू है उसका जो मार्केट प्राइस है वो है 120 रुपीज। सो 60 रुपीज 60 पेयर शूज जो है वो हमने सेल किए एट द रेट ऑफ 120। इसी तरह से कैटेगरी 2 की बात करें, ये है हमारे पास कैटेगरी 1, और कैटेगरी 2 की बात करें तो 75 इंटू 100 प्लस 65 इंटू 120। और अगर थर्ड कैटेगरी के शूज की बात की जाए तो 90 इंटू 100 प्लस 85 इंटू 120। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होके आया, अगर हम इसको ऐड करें तो 8000 प्लस 7200 रुपीज, तो इट विल बिकम 15,200 रुपीज। करेक्ट। 7500 और अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,300 रुपीज, और ये होगा 19,200 रुपीज। तो ये हमारे पास कैटेगरी वाइज रेवेन्यू हमें मिल गया। फर्स्ट कैटेगरी से टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ 15,200, सेकंड कैटेगरी से 15,300, और थर्ड कैटेगरी से 19,200। चलिए, ये तो हुई बात कि इसको सिंपल वे से समझने की। आइए हम समझते हैं कि इसको हमने ऐसा कैसे किया। जो क्वांटिटी है वो हमने यहाँ लिखी रो वाइज, और जो प्राइस है वो हमने कैसे लिखा बेटा, यहाँ पर कॉलम वाइज लिखा, और हमने मल्टीप्लाई किया पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से टू गेट दिस वैल्यू। क्या किया हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो यानी कि हमारा प्रोसेस रहेगा, रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वाइज। तो ये जो बिटवीन मैट्रिक्स अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो वो ऐसे होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये देखिए, ये एलिमेंट है मान लीजिए A11, और इसको हम कहते हैं B11। तो हमने A11 को B11 से मल्टीप्लाई किया, और इस एलिमेंट का क्या होगा, A12, और ये कितना होगा, B21। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड एलिमेंट्स है उनको हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, और इस रो के सेकंड एलिमेंट की कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। इसी तरह से, और आप इधर से रो वाइज बढ़ेंगे, और इस डायरेक्शन में हम कैसे बढ़ेंगे, कॉलम वाइज, टू गेट दिस आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हमें प्रोडक्ट कैसे करनी है। अब देखिए, क्या हम हर मैट्रिक्स के आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो जितने एलिमेंट हमारे पास इस रो में है, इस कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5 3 2, और एक और रो बना लेते हैं 4 -1 6, और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 4 3 2 1। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे, बट इस नेक्स्ट 2 के लिए यहां हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो ऐसी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो क्या कंडीशन है कि हम किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर पाए? अगर हमारे पास यहाँ एक एलिमेंट और होता, मान लेते हैं यहाँ पर -5 और 6 होता, यस, देन वी कैन मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते, और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास एलिमेंट की पोजीशन होगी A11। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पोजीशन होगी
1 2। मैं इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के बाद की बात कर रहा हूं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम लिखेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिखेंगे हम सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि जितनी यहां पर देखिए, इसका ऑर्डर हम मान लेते हैं m बाई n है। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m बाई n, और एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n बाई s। तो हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं अगर जिसमें इतनी नंबर ऑफ कॉलम है, यहां इतनी नंबर ऑफ रोज होंगी। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की। और जो हमारे पास आउटपुट आएगा बेटा ए बी, उसका ऑर्डर होगा ये वाला m बाय s। ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m बाय s होगा। इसे हम और डिटेल से और एग्जांपल्स के साथ हम इसे समझेंगे। तो ये जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्योंकि ये इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, और जो आंसर आएगा वो हमारा किस ऑर्डर का आएगा, 2/2 ऑर्डर का आंसर आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि कैसे हम दो मैट्रिसेस के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। यस बच्चों, जो आपके अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां देखिए मैंने दो मैट्रिक्स ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स लिए हैं। अगर मैं यहां बात करूं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास 5 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0 से, 0 आएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, वो भी 0 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 0 और ये भी 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम बात करें तो 0 और ये भी 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात करें तो 0 और 0। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि अब इन दोनों मैट्रिक्स की ए बी की मल्टीप्लाई जो है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ गई है। क्या बी ए भी एक नल मैट्रिक्स होती, देखिए मैं बी ए लिख रहा हूं। सो नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों एलिमेंट 0 हैं तो ये 0 आएगा। नेक्स्ट को भी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0 आएगा। लेकिन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 प्लस 24 यानी कि 59। नेक्स्ट जो एलिमेंट है ये दोनों 0 आएंगे, बट इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। और यहीं से हमारी पहली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सो जैसे एडिशन हमारी कॉम्यूटेटिव होती है, प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी कि हो सकता है कि मैट्रिक्स ए भी हमारी 0 ना हो, मैट्रिक्स बी भी हमारी 0 ना हो, बट देयर प्रोडक्ट कैन बी 0। Second thing, that product of two matrix is not commutative, that AB will not be equal to BA। चलिए आइए शुरू करते हैं अगली कुछ और एक्सरसाइज। तो यहाँ एक स्क्रीन पर आपको टू मैट्रिसेस दिखाई दे रही हैं, हमें इनको प्रोडक्ट करना है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज हम ये चेक करेंगे क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस वी कैन मल्टीप्लाई देम। तो आइए शुरू करते हैं प्रोडक्ट। फर्स्ट रो को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, और अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ये फर्स्ट रो है और ये हमारी है फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू ए विल बिकम ए स्क्वायर और b इंटू बी विल बिकम प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि A12। मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए बी और प्लस ए बी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन आएगी 2 1, यानी कि माइनस ए बी प्लस ए बी। और यहां अगर सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हुए तो 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2।
तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। यस वी कैन मल्टीप्लाई। बच्चों बताइए मुझे कि आपका आंसर कितना आएगा यहां पर। आप हमें पोल सेक्शन में जवाब दे सकते हैं कि जो आपकी आउटपुट मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी। 2/2 ऑर्डर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इस फर्स्ट रो को अगर मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, देखिए ये होगा 3 इंटू 2 6 -1 एंड 9, तो +9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, तो ये होगा -9 0 एंड +3। यस, नेक्स्ट है -2 0 एंड 6। ओके, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 0 एंड 2। इनिशियली बच्चों आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये 5 + 9 14 -6 4 और 5। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी हमने बात की थी कि मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। यस, प्रोडक्ट फॉर 3 मैट्रिसेस A, B एंड C विल बी एन एसोसिएटिव वन। आप कह सकते हैं कि अगर यहां पर हम बात करें A इंटू BC विल बी इक्वल टू AB इंटू C, यानी कि आप पहले B और C को ऑपरेट करें और उसके बाद में उसको A से प्री मल्टीप्लाई करें। यहां पर पहले AB को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर C से। बच्चों याद रहे कि एसोसिएटिव में हम पोजीशन नहीं केवल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज करते हैं। यहां देखिए पोजीशन A B C उसी ऑर्डर में है, केवल हमने क्या चेंज किया है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज किया है। तो आप कोई भी 3 मैट्रिसेस लेकर इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि हम अगर 3 मैट्रिसेस A B C की हम बात करें जहां B + C पॉसिबल है, पहली चीज कंडीशन, और B + C कब पॉसिबल है, जब B एंड C आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स है। और उसके बाद में जो A मैट्रिक्स है वो इस तरह से पॉसिबल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, नंबर ऑफ कॉलम्स they are equal to number of rows in B and C. So number of rows, तभी तो इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, तभी हम इनको ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं या ए सी को फाइंड आउट कर सकते हैं या ए इंटू बी प्लस सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड होता है। इसी तरह से इसी को हम पोस्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जो दोनों ही क्वालिटीज में सही होगा। सो व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से हमारा क्या मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने से हमें वापस सेम मैट्रिक्स अगर मिलती है। तो जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, वी ऑलवेज विल गेट ए। और डिटेल्स इसको समझ लेते हैं। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया है जहां मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है और उसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए बेटा ये समझ लीजिए आप बिल्कुल कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में होल्ड करती है। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से और 6 को 0 से, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। 4 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 4। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो करिए मल्टीप्लाई 4 इंटू 0, 5 इंटू 1 विल बी 5 एंड 6 इंटू 0 विल बी 0। इसी तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 6। सेकंड रो के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो यही सेम रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं और हम कहेंगे कि यस इट इज इक्वल टू ए। तो बच्चों यहां एक बात का ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था पिछली बार, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होती है। अब यहां एक और फर्क भी है, वो आप भी समझ लीजिए। जीरो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है। हम किसी भी मैट्रिक्स की जीरो मैट्रिक्स के साथ में, उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स के साथ में अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जबकि नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है आपकी स्क्रीन के ऊपर,
यहाँ हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स हमें पता है तो उसको हम लिख लेते हैं। ये हुआ हमारा एफ एक्स। अब बताइए कि एफ वाई क्या होगा। यस, एक्स को रिप्लेस करेंगे, इनपुट एक्स की जगह अगर हम वाई लिखेंगे तो विल गेट एफ वाई। तो ये होगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y एंड 0 0 0 1। क्या किया मैंने, x को हर जगह रिप्लेस किया y से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को। पहले फर्स्ट कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है। ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते रहिए। ये होगा cos x cos y, देन सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x साइन y एंड 0। इसी तरह से नेक्स्ट रो में हम चलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये होगा cos x साइन y माइनस के, देन माइनस साइन x cos y और देन 0। अब हम चलते हैं थर्ड कॉलम की ओर। थर्ड कॉलम में ये जो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कहां लिखेंगे हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो ये होगा देखिए 0, ये भी 0 और ये होगा 0। तो यानी कि तीनों 0 है तो मैं इसको 0 लिख देता हूं। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा साइन एक्स cos y। मैं फटाफट लिख देता हूं, आप इसको करके देख लीजिए। cos x साइन y, सेकंड रो सेकंड कॉलम को माइनस साइन एक्स साइन y प्लस cos x cos y और 0 और ये 0 0 और 1। यस, आप इसे देख पा रहे हैं, ये एक आइडेंटिटी है। cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y किसके इक्वल होगा, cos ऑफ x प्लस y की। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं यहां पर तो ये होगा साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, यानी कि साइन a प्लस b। और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है 0। सेम यहां पर ये हुआ साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी कि cos a प्लस b और ये 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 11 में हमने सीखी थी। और अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखता हूं और इसको कंपेयर करता हूं अगर मैं फर्स्ट से, तो x की जगह क्या हुआ, हर जगह x प्लस वाई आ गया हमारे पास। जहां कहीं हमें x दिख रहा था वहां x प्लस वाई है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ अवर फंक्शन। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट में हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी की, और यहाँ पर मैट्रिक्स ए एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम तीनों पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं ए स्क्वायर अलग निकाल लेता हूँ, 5a की वैल्यू निकाल लेता हूँ और 6 आइडेंटिटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और उसके बाद में इनको तीनों को आपस में ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, ए स्क्वायर का मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर देना नहीं है यहाँ पर। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे आइए समझते हैं। यहां बच्चों ए स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए। तो ये मैंने a लिखा और इसको हमने a से ही मल्टीप्लाई करनी है। सो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 एंड 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। ये हुआ 4 0 एंड 1 यानी कि 5। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 एंड माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 एंड 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9। सेकंड रो सेकंड कॉलम विल बिकम 0 1 minus 3, so it will become minus 2। नेक्स्ट एलिमेंट है, ये होगा हमारे पास 2 प्लस 3 5 प्लस 0। नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास 1 2 माइनस 2 यानी कि 0 और ये भी 0। नेक्स्ट होगा 0 माइनस 1 एंड 0 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। माइनस 5 आइडेंटिटी 5 आइडेंटिटी 5a 5 इंटू ए कितना होगा, स्केलर मल्टीप्लाई 5 को a से, तो ये हमने
1 माइनस 1 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 10 0 5 10 5 एंड 15 5 माइनस 5 और 0 और 6 इंटू आइडेंटिटी का मतलब हुआ 6i यानी कि थर्ड ऑर्डर की हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो ये हुआ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो आइए सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं एक्सप्रेशन में। तो ये है हमारे पास 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी 5 इंटू ए जिसकी वैल्यू है 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 एंड 0 प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी तो ये हमने लिखा और हमारा आंसर जो है वो आएगा। फिर सॉल्व करते हैं 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 6 1 सेकेंड वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस 1 और थर्ड वैल्यू होगी 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3। थर्ड है 9 माइनस 10 माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 5 एंड माइनस 7 प्लस 6 यानी कि प्लस 1 माइनस 1 और नेक्स्ट होगी 15 माइनस के हैं तो माइनस के 10 और नेक्स्ट वैल्यू होगी माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 यानी कि पहली वैल्यू हुई माइनस 5 सेकेंड वैल्यू हुई 4 और थर्ड वैल्यू हुई माइनस 2 0 एंड प्लस 6 यानी कि प्लस 4। तो ये है हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये सम हुआ, उससे आगे देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत बच्चों को डाउट रहता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 की है और हमें प्रूव करना है आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस अल्फा इनटू ये मैट्रिक्स जो दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो होगी आइडेंटिटी प्लस ए। तो आइडेंटिटी प्लस ए का मतलब हुआ आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर की और प्लस ए यानी कि 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 0। तो इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आया 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 1। क्या किया हमने यहाँ पर 1 को 0 के साथ ऐड किया, 0 को इसके साथ, 0 और tan अल्फा बाय 2 को और 1 और 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत आसान थी। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को हम दो हिस्सों में कर लेते हैं। एक तो हमें निकालना है आइडेंटिटी माइनस ए। तो आइडेंटिटी हमने निकाल ली, इसमें से ए को माइनस किया तो ये लिखा मैंने ए और इसको माइनस करने से हमारे पास आया 1। ये प्लस tan अल्फा बाय 2 हो गया क्योंकि 0 माइनस माइनस tan अल्फा बाय 2, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 ये हो गया माइनस tan अल्फा बाय 2 और 1 माइनस 0 विल बिकम 1। अब हमें इस आइडेंटिटी माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, एक मैट्रिक्स से जो कि है cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने लिखा cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, याद रखें फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा हमारा, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। करेक्ट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये होगा हमारे पास 1 इंटू साइन अल्फा माइनस के, तो माइनस साइन अल्फा और tan अल्फा बाय 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस अल्फा से। ध्यान से मल्टीप्लाई करें बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और इस सम के एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो ये tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया और उसकी पोजीशन थी 8 to 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हम यहां लिखेंगे तो ये होगा माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा एंड प्लस कॉस अल्फा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन tan को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2
साइन अल्फा, ये हुआ माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये होगा माइनस की साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहां पर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। चलिए अब मैं इसको ऊपर से एक बार थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। तो ये होगा हमारे पास, अगर मैं इसको इरेज करूं तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं हम इसमें। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको एलसीएम लेकर के लिखूं तो ये बनेगा हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। एलसीएम है कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरह से सेकेंड पार्ट का भी एलसीएम लेते हैं तो ये होगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। मैं इसको आइडेंटिटी प्लस ए को भी मिटा देता हूं, है ना। तो ये होगा, इसी तरह से डिनोमिनेटर की बात करें तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, और यहां एलसीएम लेने से साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2, और इन सब का भी एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2। मुश्किल नहीं है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए। एक बार आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में करते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही आसान सा सम है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में आपको लग सकता है कि बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो ये हुआ फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी कि cos a माइनस b अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। ठीक है, मुझे सेकंड लाइन भी इरेज करनी पड़ेगी, मैं इरेज कर देता हूं इसको भी यहां तक। अब हमारा सम हो जाएगा इतने स्पेस में। तो नेक्स्ट जो होगा, यहां अगर हम देखें तो क्या होगा, साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉमन ले लेता हूं पहले, तो साइन a माइनस डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई। सेकेंड रो में चलते हैं तो ये सेम है, साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो यानी कि साइन a माइनस b अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। नेक्स्ट जो है ये होगा साइन a sin b प्लस cos a cos b, यानी कि cos a माइनस b, तो ये मैंने लिख दिया cos a माइनस b को, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ऊपर बचा हमारे पास cos अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय cos अल्फा बाई 2, तो ये हुआ कैंसिल 1। ये हुआ ऊपर माइनस साइन अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना होता है, अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर की बात करें यहां पर तो साइन अल्फा बाई 2 एंड cos अल्फा बाई 2, और ये cos अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय cos अल्फा बाई 2, ये भी कैंसिल हुआ 1। तो हमारा फाइनल आउटपुट हुआ 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, और इस तरह से ये हमारा सम प्रूव होता है। इस सम को कम से कम आप एक बार मेरे साथ साथ जरूर निकाल के देखें। इसके बाद अगला सम जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, ट्रस्ट है 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में, और पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है और दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है। सो हमें पूछा गया है कि वी हैव टू डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड if the trust fund must obtain an annual total interest of rupees 1800। so 1800 रुपीज इंटरेस्ट चाहिए, और हमसे पूछा गया 30,000 रुपीज को हम कैसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, जबकि पहले बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे बॉन्ड पर 7%। तो हम कहते हैं कि लेट्स फर्स्ट टाइप के जो बॉन्ड है उसमें x रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे टाइप के बॉन्ड में बाकी जो पैसा बचा 30,000 माइनस x इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर पहले टाइप के बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट है, तो हम कहेंगे 5% मींस 5 आउट ऑफ 100, और इस पर 7% है। ये कुछ नहीं है बेटा कि बिल्कुल क्वांटिटी मैंने पहले ही बताया था एग्जांपल में कि हम रो वाइज लिखेंगे, और रेट हम कोशिश करेंगे कि हम लिखें कॉलम वाइज, ताकि जो फर्स्ट बॉन्ड है उसमें फर्स्ट टाइप का इंटरेस्ट मिल सके
और सेकंड बॉन्ड पर सेकंड टाइप का इंटरेस्ट मिल सके। और टोटल इंटरेस्ट हमें चाहिए 1800 रुपीज। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1800। चलिए 100 को एलसीएम ले जाते हैं और उसको उस तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 100 को उस तरफ ले गया, तो ये हुआ माइनस 2x और इस तरफ अगर ले जाएंगे तो माइनस 30,000। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल किया तो 15,000, यानी कि पहले टाइप के बॉन्ड में 15,000 रुपीज और दूसरे टाइप के बॉन्ड में 30,000 माइनस 15,000। तो दूसरे टाइप के बॉन्ड में भी हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15,000 रुपीज। तो बहुत ही आसान सा सम था। इसका जो है हमारे पास वो कहता है कि अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ओके, so their selling prices are 80, 60 and 40 respectively, or we have to find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। तो बच्चों यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है, देखिए क्वांटिटी जो दी हुई है वो डजन में दी हुई है और जो प्राइस है वो यूनिट प्राइस है, तो हमें दोनों को सेम करना होगा। या तो हम प्राइस भी पर डजन बना लें और या फिर हम क्वांटिटी को यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 10 डजन है, तो मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री बुक्स को 10 डजन यानी कि 120 केमिस्ट्री बुक्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिजिक्स बुक्स है 8 डजन, तो फिजिक्स बुक्स 8 डजन यानी कि 96 है क्वांटिटी, और 10 डजन है इकोनॉमिक्स बुक्स, तो ये इकोनॉमिक्स बुक्स 10 डजन यानी कि 120। ये हुई हमारी रो मैट्रिक्स और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेट से, तो ये रेट दिए हुए हैं 80, 60 एंड 40। तो केमिस्ट्री की बुक्स को केमिस्ट्री के बुक्स के साथ मल्टीप्लाई, फिजिक्स के रेट के साथ और इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 120 इंटू 80 9,600, 96 इंटू 60 कितना होगा 0, 36 एंड 54 प्लस 3 57 एंड देन 4800। इन सबको टोटल कर लीजिए, वो हमारा होगा टोटल प्राइस 0, 6, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20। तो ये टोटल जो है हमारे पास। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और इसे लाइक करना मत भूलिए। आपने हमारा बटन सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हमारी ईमेल आईडी, ट्विटर और फेसबुक आईडी नीचे दी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।